Hello friends, today we will discuss revised simplex method standard form 2. रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड को समझने से पहले हमें सिंप्लेक्स मेथड को समझना होगा। तो सिंप्लेक्स मेथड होती क्या है? बेसिकली किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं किया जा सके उसके लिए डेंजिग ने एक नई मेथड डेवलप की थी जिसको हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ते हैं। लेकिन उस मेथड को डिजिटली ऑपरेट करने के लिए, डिजिटली एग्जीक्यूट करने के लिए डेंजिग ने सिंप्लेक्स मेथड को रिफॉर्म करके, रिवाइज करके एक नई मेथड बताई जिसको हम रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड पढ़ते हैं। अब यहाँ पर रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड की दो फॉर्म्स होती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 एंड स्टैंडर्ड फॉर्म 2। ओके, जैसा कि हमें पहले से पता है कि मान लीजिए हमारी जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें हमारे पे m कंस्टेंट हैं और n वेरिएबल्स हैं। तो सिस्टम होता है ax इजिकल्स टू b वेयर a इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। ओके, तो अगर उस A मैट्रिक्स, उस m बाई n मैट्रिक्स, m बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स A के अंदर मुझे बेसिस मैट्रिक्स, बेसिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसमें कंप्लीटली मिल जाए तो उस केस में मैं स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेक्टर्स को कॉल करवाने की ज़रूरत पड़े तब हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 2। ओके, अब हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को पढ़ने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने दो मेथड्स पढ़ी हैं, बिग एम मेथड एंड टू फेज मेथड। लेकिन बिग एम मेथड में तो खुद अगर कंप्यूटर को m बहुत लार्ज नंबर होता है, तो अगर कंप्यूटर को कुछ बताना है, बहुत लार्ज नंबर भी बताना है, तो हमें उसकी कुछ न्यूमेरिक वैल्यू डालनी होती है। और उसी वजह से जो बिग एम मेथड है उसमें उसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जब उसको डिजिटली ऑपरेट किया जाता है। तो इसलिए हम आर्टिफिशियल वेक्टर्स को टैकल करने के लिए यहाँ पर टू फेज मेथड का यूज़ करेंगे। टू फेज मेथड में मेनली हमारे पे दो फेज होते हैं, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 के अंदर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को टैकल करते हैं और जब आर्टिफिशियल वेरिएबल्स टैकल हो जाते हैं तो हम फेज 2 के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उस पर काम करते हैं। ओके, और एक सेकंड थिंग, अब यहाँ इसका प्रोसीजर क्या होगा? जो मेन प्रोसीजर है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम मेन उसका सिस्टम, उसका कंस्ट्रेंट सिस्टम क्या होगा एक स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का, वो पढ़ लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि हमने टू फेज मेथड पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल वेक्टर्स हमने डिक्लेयर कर दिए, वेरिएबल्स आ गए कोरस्पॉन्डिंग, और फेज 1 हमारी टर्मिनेट होगी। फेज 1 के लास्ट में आइदर ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया या अनबाउंडेड सॉल्यूशन, जो भी हुआ। लेकिन मान लीजिए फेज 1 ख़त्म हो गई, ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया वहाँ पर सेटिस्फाई हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे कि अगर फेज 1 ख़त्म होती है और फेज 1 के ख़त्म होने के बाद भी कोई आर्टिफिशियल वेक्टर बेसिस में 0 लेवल पे प्रेजेंट रहता है, तो अब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वेरिएबल फेज 2 के अंदर अगर कहीं बेसिस में आ भी जाए तो वो 0 लेवल पे ही रहे, पॉजिटिव लेवल पर नहीं आए। और उसको 0 लेवल पे रखने के लिए सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है? देखिए, हम पढ़ चुके कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सब हम नॉन नेगेटिव पढ़ रहे हैं मोस्टली। तो और जितने भी नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं उन सब का जोड़ भी नॉन नेगेटिव ही होता है। तो हमने क्या किया,
फेज़ 1 के टर्मिनेट होने के बाद जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं ओनली, उनको उनका सम कर लिया और उसको एक नया कंस्टेंट बना लिया। ओके, जब फेज़ 1 एंड होगी तो अगर फेज़ 2 पर हम पहुँचे, फेज़ 2 में काम करने की ज़रूरत पड़ी, इसका मतलब ये है कि कोई या तो कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल है नहीं बेसिस में, अगर है तो ज़ीरो लेवल पे है, तो मतलब टोटल सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इज़ ज़ीरो, और इसलिए हम एक नया कंस्टेंट अपनी तरफ से डिस्क्राइब करेंगे। क्या होगा? सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये करेंगे किस में? फेज़ 2 के अंदर, फेज़ 1 में नहीं करना है। ओके, तो फेज़ 1 का कंस्ट्रेंट सिस्टम क्या होगा? फेज़ 1 के अंदर हमने पढ़ा है कि जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनको तो हम प्राइस असाइन कर देते हैं -1। ओके, हम यहाँ पर एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनको प्राइस असाइन हो गया -1, और उसके अलावा मतलब जितने भी लेजिटिमेट वेरिएबल्स हैं उनको प्राइस असाइन हो गया 0। इन दैट केस ऑब्जेक्टिव फंक्शन बिकम्स लाइक दिस, z स्टार प्लस xa1 प्लस एंड सो ऑन xam इज इक्वल्स टू 0। जो यहाँ पे z स्टार है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, और xa1, xa2, xam हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं। ओके, बाकी जो m जो कंस्टेंट है ये गिवन कंस्टेंट है, गिवन जो हमें पहले से पता थे वो हमारे m कंस्टेंट्स हैं। ओके, अब फर्स्ट फेज़ 1 में हमारा काम क्या होता है? हमें इस z स्टार को मैक्सिमाइज करना है, इसको। ओके, तो पहले हम इसको समझने के लिए, सबका नाम अलग अलग है, कहीं पे a1 है, कहीं पे 1 है, कहीं पे z स्टार है, तो इन सभी की नेमिंग अलग कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हमने क्या किया? z स्टार को नाम दे दिया xn+1, xa1 को नाम दे दिया xn+2 एंड सो ऑन, xam को फिलहाल क्या नाम होगा? xn+m+1। ओके, तो उस केस में हमारा सिस्टम क्या होगा? दिस हमारा जो कंस्टेंट का जो था वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला कंस्टेंट था वो बन गया दिस, और बाकी कोरस्पॉन्डिंग उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गए। ओके, ये किस में काम हो रहा है? फेज़ 1 के अंदर, और फेज़ 1 में हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब xn+1 पर काम करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। जब भी इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी वहीं पर हम रुक जाएंगे और फिर फेज़ 2 की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो हमने मान लिया, अब हम समझना प्रोसीजर फेज़ 2 का भी समझना है, तो हम मान लेते हैं कि फेज़ 1 ख़त्म होने पर हमें सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स या तो बेसिस में है नहीं, और अगर हैं तो 0 लेवल पे प्रेजेंट है। उस केस में क्या काम करना है? तो अब फेज़ 2 में, उस केस में फेज़ 2 में पहुंच जाएंगे, और फेज़ 2 में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ओरिजिनल जो गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है z इज इक्वल्स टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस ऑन cnx1, वही हो जाएगा। तो फर्स्ट ये हो गया, और एक हमने शुरू में डिस्कस किया था सम ऑफ वेरिएबल्स, ये जो नंबर 1 डिस्कस कर रखा है, इसको भी अब हम फेज़ 2 में तो लेके आना पड़ेगा। तो एक कंस्टेंट इसमें क्या हो गया? दिस सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, दिस विल बी 0, और बाकी के जो m है ये हमारे गिवन है, जो हमारे गिवन सिस्टम में होते हैं वही के वही n है। ओके, अब हमें क्या करना है? इसमें हम फेज़ 2 में हम जो अब ये जो z है इसको मैक्सिमाइज करेंगे, इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। फेज़ 1 में हमने किया था z स्टार को, और फेज़ 2 में हमने जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको करेंगे। ओके, अब देखिए आप, जैसे इसको इंडेक्सिंग है 1 1 1 1n m1 mn, इस तरीके से हमने इनको इंडेक्सिंग कर रखी है। लेकिन 1 1 इससे पहले, मतलब अगर 1 1 1 2 1n है, मतलब नंबरिंग के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स दिखते हैं ना, ये 0th रो बना लिया, तो -1th रो थोड़ी होगी। तो हम क्या करते हैं? इंडेक्सिंग को एक स्टेप से इंक्रीज़ कर लेते हैं, मतलब जैसे जो ये एंट्री है यहाँ पर 1 1, इसको हम क्या कह देते हैं? इसको 2 1 कह देते हैं कि ये सेकंड रो में आएगी। तो ये 2n हो जाएगी,
ये ए एम प्लस वन कोमा वन हो जाएगी और ये एम प्लस वन कोमा एन हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पर सिर्फ इतना, ये जो गिवन ए मैट्रिक्स प्रेजेंट है इसमें, वो क्या हो जाएगी, वो ए मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी दिस। ओके, ए मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी दिस, बी मैट्रिक्स ये हो जाएगी। मतलब वैल्यूज़ कहीं नहीं चेंज हो रही, सिर्फ एक स्टेप से इंडेक्सिंग को चेंज कर रहे हैं। ओके, तो उस केस में जो इक्वेशन 4 थी उसको हमने फाइनली क्या लिख दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने नाम दे दिया एक्स नोट। ओके, तो क्या हो गया, एक्स नोट प्लस ए नोट वन एक्स एन नोट एन एक्स एन इजिकल्स टू 0, सेकेंड दिस एंड फर्दर एम कंस्टेंट आर लाइक दिस। तो ये जो m प्लस टू इक्वेशंस का जो कंस्टेंट सिस्टम बन गया, ये हमारा अब स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में जो फेज सेकंड है उसको सोल्व करने के लिए सिस्टम ये रहेगा। और अब हमारा काम क्या है, यहाँ पर हमें x नोट को, ये जो x नोट गिवन है इसको हमें ऑप्टिमाइज करना है। ओके यार, अब यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो एक्स एन प्लस वन 0 है, फेज़ 1 में 0 हो चुका। जो पहले हमने एक्स एन प्लस वन डिफाइन किया था वो था क्या, इन सब का जोड़ ही था। तो अब अगर मैं यहाँ पर n और फिर n प्लस टू लिख दिया डायरेक्ट, n प्लस वन यहाँ से हर जगह से गायब कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स एन प्लस वन की वैल्यू फेज सेकंड में हमेशा 0 रहनी है। ओके, तो इस वजह से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे हमें एक्स नोट को मैक्सिमाइज करना है। और ये जो इक्वेशन 5 था ये हमारा सेट ऑफ कंस्टेंट है फॉर द कोरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्म 2 ऑफ द रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। ओके, अगली नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म 2 को एग्जीक्यूट करने का मेन प्रोसीजर क्या है, मतलब एक न्यूमेरिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रॉम वन आइट्रेशन टू नेक्स्ट आइट्रेशन। थैंक यू।